पूछना है पीछे कुछ? ठीक है स्वामी। नहीं। ठीक है, चलो। टीका देखिए, 93 पेज पे चलना है ना। हाँ। ननु सुक्ति रूप्याधे यथा पूर्ववर्ती वस्तु अधिष्ठानम तथा स्वप्न रथादे। स्वप्न रथादे बना लीजिएगा, वहां स छपा हुआ है। स्वप्न रथादेरपि अधिष्ठानम वक्तव्यम किम चैतन्यम उस देश विशेष। कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर सुक्ति में रजत का भान होता है। सुक्ति में जो रजत का भान होता है वहां पर आप पूर्ववर्ती वस्तु को अधिष्ठान मानते हैं। पूर्ववर्ती वस्तु कौन है? इदम है। यद्यप सिद्धांत में इदमावच्छिन्न चेतन को अधिष्ठान माना जाता है, लेकिन ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि पूर्ववर्ती वस्तु को जो इदम है उसको अधिष्ठान मानते हो। तथा स्वप्न रथादेरपि, स्वप्न रथादे अपि अधिष्ठान वक्तव्य। स्वप्न में दिखाई देने वाले रथ, घोड़े, सारथी आदि मार्ग सभी जो कल्पित बता रहे हो, प्रातिभाषिक बता रहे हो, तो उसका अधिष्ठान आपको कहना चाहिए, बतलाना चाहिए। वो अधिष्ठान क्या हो सकता है? तो तत्किम चैतन्यम। कहते हैं स्वप्न में जो रथ आदि दिखाई दे रहा है वो उसका अधिष्ठान क्या चैतन्य हो सकता है? उत देश विशेष, अथवा जहां पर ये सब दिखाई दे रहे हैं रथ आदि, उस देश विशेष को आप वहां का अधिष्ठान मानना चाहते। यदि कहो कि चैतन्य है तो चैतन्य पर भी प्रश्न उठता है। आद्य माने चैतन्य पक्ष को स्वीकार करने पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि भाई आप तत्किम शुद्धम उत अंतःकरणा अवच्छिन्नम। शुद्धम मतलब शुद्ध चैतन्य। कहते हैं उस रसादी का अधिष्ठान क्या शुद्ध चैतन्य है अथवा अंतःकरणा अवच्छिन्न चैतन्य है? मैंने पहले प्रश्न उठाया कि वहां पर चैतन्य को अधिष्ठान मानते हो अथवा किसी देश विशेष। यदि कहो कि हम चैतन्य को मानते हैं तो उस पर ही प्रश्न उठाया गया कि वो शुद्ध चैतन्य है अथवा अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य। तो पूर्व पक्षी कह रहा है न भयम अपि। कहते हैं दोनों को भी वहां पर अधिष्ठान नहीं मान सकते हो। क्यों? कि स्वप्न का अधिष्ठान रूप से चैतन्य, वहां शुद्ध चैतन्य तो प्रतीत हो ही नहीं रहा, इसी लिख रहे हैं। तयोधिष्ठानम त्वेन अप्रतीते। तयो, तयो माने शुद्ध चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान रूप से वहां प्रतीति नहीं होती है, दोनों की ही। क्यों? कहते हैं शुद्ध चेतन का ज्ञान तो क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं इसके लिए बोल रहे हैं कि न उभयम तयो अधिष्ठान प्रतीति। कहते हैं दोनों क्यों नहीं हो रही है? तो कहते हैं शुद्ध चैतन्य का तो वहां पर अधिष्ठान रूप से बोध क्यों नहीं हो रहा? आपको ये प्रसंग आएगा। तो कहते हैं जागृत अवस्था में अब क्या दिखाई दे रहा? अच्छा, तयो अधिष्ठान अप्रतीते, दोनों का अधिष्ठान रूप से प्रतीति नहीं होती। पहले शुद्ध चेतन को पकड़ो। कहते हैं अंतःकरण जो है, आप कहोगे शुद्ध चेतन, तो कहते हैं शुद्ध चेतन को आप कैसे बोल सकते हो भाई? शुद्ध अधिष्ठान के ज्ञान से क्या होता है? प्रातिभाषिक पदार्थों की निवृत्ति आप मानते हो। माने कि सुक्ति के ज्ञान से रजत का आप क्या मान रहे हो? निवृत्ति मानते हो, यही आप कहोगे। तो अभी तो आपको वहां शुद्ध चेतन का ज्ञान तो हुआ नहीं। जब व्यक्ति जागृत अवस्था में आया तो अगर कहो शुद्ध चेतन, प्रसंग को यही समझिएगा कि सिद्धांती कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य के ज्ञान से, माने अधिष्ठान के ज्ञान से क्या है? प्रातिभाषिक स्थल की निवृत्ति, प्रातिभाषिक पदार्थ की निवृत्ति होती, जैसे सुक्ति के ज्ञान से रजत की निवृत्ति। तो आपको यहां भी कहना पड़ेगा कि शुद्ध चैतन्य के ज्ञान से रथादि की क्या होती है? निवृत्ति होती है। किंतु बाबा जी यहां हो क्या रहा है कि जागृत अवस्था में आया, जागृत अवस्था में आया और जागृत अवस्था में आते ही
वो सब रथादि की निवृत्त हो गई। और जागृत अवस्था में जो व्यक्ति आया है, ठीक, उसे तो अभी शुद्ध चेतन का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, अभी उसको शुद्ध चेतन का ज्ञान ही नहीं, माने अज्ञानी पुरुष पकड़ रहे हैं कि एक अज्ञानी पुरुष सोया हुआ है और स्वप्न में रथादि को देख रहा है। अब वो जागृत हुआ तो है तो अज्ञानी, से शुद्ध चेतन का ज्ञान है ही नहीं। तो आपको शुद्ध चेतन को अधिष्ठान बनाएंगे तो शुद्ध चेतन के ज्ञान से रथादि की निवृत्ति होनी चाहिए थी, जबकि शुद्ध चेतन का ज्ञान हुआ नहीं। वो जागृत अवस्था में ही आते ही उसकी क्या हो गई, रथादि की निवृत्ति हो गई। अदर शुद्ध चेतन को अधिष्ठान रूप से आप स्वीकार नहीं कर सकते। कहो कि भाई अंतःकरणावच्छिन्न को अधिष्ठान मानने पर, कहते हैं अंतःकरणावच्छिन्न को मैं अधिष्ठान मानूंगा, तो अंतःकरणावच्छिन्न को अधिष्ठान मानोगे तो वहां पर क्या दोष आ जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अंतःकरणावच्छिन्न को अधिष्ठान मानने पर क्या हो जाएगा, वहां पर जो गज की प्रतीति हो रही है, रथ की प्रतीति हो रही है, सब में जो है जैसे अहम सुखी का बोध होता है, ऐसे अहम गज अहम रथ इत्यादि का बोध होने की आपत्ति आएगी। इन दोनों को यहाँ पर तयो अधिष्ठानत्वेन अप्रतीते, इस पंक्ति का इस प्रकार से अर्थ लगा लीजिएगा। यद्यप टीकाकार ने इसका जो है विश्लेषण नहीं किया है, खाली इतना संक्षेप से लिख दिया है कि न शुद्ध चेतन को अधिष्ठान रूप से मान सकते हैं, न अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को अधिष्ठान मान सकते हैं, क्योंकि दोनों के अधिष्ठान रूप से वहां प्रतीति नहीं मानी जा सकती। क्यों कि जब व्यक्ति जगता है, जागृत अवस्था में आता है, एक अज्ञानी पुरुष सोया है और स्वप्न देख रहा रथादि को, तो जब जागृत अवस्था में आता है तो वहां पर नहीं कोई देखता है कि उसे शुद्ध चेतन का ज्ञान हो गया तब जाकर के जो है रथादि की निवृत्ति हुई, ऐसा कोई नहीं मानता है। अपितु क्या जाता है कि जागृत अवस्था में आते से रथादि की निवृत्ति हो जाती है, तथा शुद्ध चेतन को अधिष्ठान रूप से नहीं माना जा सकता है। दूसरा, अंतःकरणावच्छिन्न को मानने पर पूर्व पक्षी अंतःकरणावच्छिन्न में जब रथादि को अध्यस्त मानेंगे तो अहम रथ ऐसा बोध होने की आपत्ति आएगी, जबकि ऐसा बोध होता नहीं है। अतः अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को भी अधिष्ठान नहीं माना जा सकता है, ये इसका अर्थ है। द्वितीय, कहो कि देश विशेष को मानेंगे, कहते हैं देश विशेष को अगर मानोगे, रथादि का अधिष्ठान देश विशेष है, तो वहां भी पूछा जाएगा कौन सा देश विशेष लोगे भाई, आप देश विशेष कौन सा लेना चाहिए। सबाह्य उत स्वाप्निका, कहते हैं कि बाह्य देश को अधिष्ठान बनाओगे, रथादि जहां दिखाई दे रहा है उसका अधिष्ठान जो है बाह्य देश होगा, अथवा कोई तुम स्वाप्निक माने स्वप्न में दिखाने वाला कोई देश विशेष उसका अधिष्ठान होगा। कहते नाद्या, प्रथम पक्ष तो आप कह नहीं सकते, बाह्य देश होगा स्वप्न का अधिष्ठान, स्वप्न के पदार्थों का अधिष्ठान, तो कहीं नहीं माना नहीं जा सकता, क्योंकि बाह्य देश क्या है, तस्य असन्निकृष्टया प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व योगा। कहते हैं बाह्य देश जो होगा वो स्वप्नावस्था में सन्निकृष्ट तो है नहीं, अतः उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता है, जबकि स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ का क्या हो रहा है, रथम पश्यामि इत्यादि ज्ञान हो रहा है। अतः बाह्य देश को जो है, बाह्य देश को स्वाप्निक पदार्थों का अधिष्ठान नहीं बना सकते। कहो कि स्वप्न में दिखाई देने वाले देश विशेष को अधिष्ठान बनाएंगे, बाह्य को तो नहीं बना पाए, तो स्वप्न में दिखाई देने वाले को हम क्या बनाएंगे, अधिष्ठान बनाएंगे। तो कहते हैं जिसको अधिष्ठान बनाओगे, जिस देश विशेष को अधिष्ठान बनाओगे, ठीक है, तो कहते हैं वो कैसा होगा, सन्निकृष्ट मानना पड़ेगा। जहां पर रथ घोड़े हाथी बैठे हैं आपके, वहीं पर देश विशेष मानना पड़ेगा और सन्निकृष्ट रूप से उसको मानना पड़ेगा। तो अधिष्ठान रूप से उपलब्धमान जो है तस्य सन्निकृष्टया, वो देश विशेष कैसा मानना पड़ेगा, सन्निकृष्ट मानना पड़ेगा। तो उसमें भी उसको भी प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा। रथ घोड़ा हाथी ये सभी को जैसे प्रातिभाषिक मान रहे हो, तो जिस देश विशेष में क्या है, रथ घोड़ा आदि खड़े हैं, जिस धरती पर रथ घोड़ा खड़ा है, मार्ग विशेष आदि,
कहते हैं उसको अधिष्ठान बनाओगे तो वो भी तो बाबा जी प्रातिभाषिक है, सन्निकृष्ट पदार्थ वो भी प्रातिभाषिक है। तो कहते हैं जो प्रातिभाषिक उसको अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, प्रातिभाषिकत्व अवश्यम भावेन। कहते हैं उसको जो देश विशेष को, स्वप्न के देश विशेष को अगर अधिष्ठान बनाओगे तो स्वप्न के देश विशेष को प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा। कहोगे अगर मान लोगे तो फिर हम पूछेंगे उस प्रातिभाषिक का अधिष्ठान क्या है। कहो दूसरा देश विशेष तो फिर पूछेंगे दूसरा देश विशेष भी प्रातिभाषिक होगा। इस प्रकार से अनवस्था दोष आ जाएगा। वही लिख रहे हैं कि प्रातिभाषिकत्व अवश्यम भावेन अधिष्ठान सापेक्षा, प्रातिभाषिक पुनर्धिष्ठान की अपेक्षा होने से तत्व योगा, तत्व माने अधिष्ठानत्व, तत्व माने वो अधिष्ठान, उसमें अधिष्ठानत्व योगा, उसमें अधिष्ठान देश विशेष में अधिष्ठानत्व को नहीं माना जा सकता है, नहीं बन पाएगा। इतिहासेन संकते, इस आशय से शंका कर रहे हैं मूल में ननु। कहते ननु स्वप्न रथादि अधिष्ठानतया उपलभ्यमान देश विशेषस्यपि। कहते हैं स्वप्न में रथादि का अगर अधिष्ठान रूप से उपलभ्यमान देश विशेष को, जिसमें स्वप्न के पदार्थ खड़े हैं किसी देश में, जैसे आप खड़े होते हैं किसी देश में, ऐसे ही वहां पर रथ है, घोड़े हैं, हाथी है, कहते हैं किसी देश विशेष में खड़े हैं। तो कहते हैं वो देश विशेष कैसा, सन्निकृष्ट ही है, जहां पर रथ खड़ा वहीं उसके नीचे देश है। तो कहते हैं वो देश जो स्वप्न में रथादि का अधिष्ठान रूप से उपलब्धमान, ठीक है, क्या है कि देश विशेष को अगर कहोगे तदा असन्निकृष्टया, कहते हैं देश विशेष हो बाहर का तो हो नहीं सकता है, सन्निकृष्ट सामने का ही होगा। कहते हैं उसे भी अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देशो अभ्युगंतव्य, तो उसे अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक उसको भी मानना पड़ेगा। तथा च, कहते ऐसा मानने से क्या हो जाएगा, कहते हैं फिर उसका देश विशेष अधिष्ठान मानोगे, फिर उसका देश विशेष अधिष्ठान मानोगे, आगे प्रश्न उठता रहेगा। तो कहते हैं इस प्रकार से अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए तथा च रथादि अध्यासक पुत्रिति चेत, कहते हैं फिर रथादि का अध्यास, रथ घोड़े हाथी मार्ग आदि का अध्यास कहाँ होता है, इति चेत, कहते न, टीकाकार करें ऐसी बात नहीं कर सकते। टीका में देख लें, तदा स्वप्नावस्थायाम रथादि अधिष्ठानतया उपलभ्यमान देश विशेषस्यपि असन्निकृष्टया निर्वचनीय प्रातिभाषिक देशोऽभ्युगंतव्य इति अन्वयः। सिद्धांती कह रहे हैं तदा, माने अन्वय बता रहे हैं टीकाकार कि मूल में कैसे अन्वय करके अर्थ लगाना चाहिए। कहते तदा माने स्वप्नावस्था, तदा स्वप्नावस्थायाम, उस स्वप्नावस्था में रथादि का अधिष्ठान रूप से उपलब्धमान जो प्रतीयमान जो देश विशेष है वो भी कैसा है, असन्निकृष्टया, ठीक है, देश विशेष असन्निकृष्टया अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देशो अभ्युगंतव्य। कैसा लिख दिया, चलिए, ये असन्निकृष्टया अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देशो अभ्युगंतव्य इति अन्वयः। कहते हैं वहां पर स्वप्न अवस्था में क्या है, अधिष्ठान रूप से रथादि का अधिष्ठान रूप से उपलब्धमान देश विशेष भी असन्निकृष्ट, माने सन्निकृष्ट नहीं मान रहे हैं, माने उस देश विशेष में ही जो है असन्निकृष्ट हो, अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इति अन्वय, ऐसा अन्वय करना चाहिए, ये इन्होंने यहां पर कहा है। अब यहां पर प्रश्न ये उठ रहा था कि असन्निकृष्टया से कह करके क्या सिद्ध कर रहे हैं। मूल में जो है ना असन्निकृष्टया, तदा असन्निकृष्टया, यहाँ पर जो पाठ लिखा गया है वहां पर पंक्ति तो लगनी चाहिए ऐसा कि स्वप्न रथादि का अधिष्ठानतया से उपलब्धमान देश विशेष भी कैसा हो जाना चाहिए, उस समय सन्निकृष्टया, सन्निकृष्ट जो है वहां पर सन्निकृष्टया अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश स्वीकार करना
चाहिए। ऐसा पंक्ति मूल में लगनी चाहिए, क्योंकि टीकाकार ने ऐसा ही लगाया है मूल में। न द्वितीय से क्या कहा कि अधिष्ठानतया उपलभ्यमानस्यपि तस्य सन्निकृष्टतया, अधिष्ठान रूप से उपलभ्यमान जो है वो सन्निकृष्ट होकर के प्रातिभाषिक पदार्थ ही स्वीकार करना पड़ेगा अधिष्ठान की, और उसको भी अधिष्ठान की अपेक्षा होगी, तो इसमें अधिष्ठानत्व तो नहीं बन पाएगा। ये पूर्व पक्षी के भाव को स्पष्ट करते हुए सिद्धांती ने यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर असन्निकृष्टतया का सभी लोगों ने ऐसा अर्थ कर दिया, हिंदी टीकाकार आदि ने कि असन्निकृष्टतया का अर्थ ऐसा लगा लीजिए कि उस समय जो है जागृत काल वाला जो है व्यवहारिक देश तो नहीं मान सकते, क्योंकि उसके साथ सन्निकर्ष नहीं है। अतः इतना अर्थ वहां घुमाना पड़ा है मूल में असन्निकृष्ट के लिए कि भाई असन्निकृष्ट पदार्थ को तो हम मान नहीं सकते। तो फिर तो वहां पर क्या मानना पड़ेगा? अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश को मानना पड़ेगा। तो असन्निकृष्टतया पदार्थ को ये जो है अलग से अर्थ करना पड़ा है। पंक्ति लिखी हुई है, जैसी लिखी उसको लगाना पड़ता है। तो असन्निकृष्टतया का अर्थ बदल दिया गया कि इसको जो है बाह्य देश को तो मान नहीं सकते हैं, अतः विवश होकर के अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश को स्वीकार करना पड़ेगा। और वैसा स्वीकार करोगे तो फिर उसका अधिष्ठान फिर पूछा जाएगा, फिर दूसरा देश विशेष मानोगे फिर उसका अधिष्ठान पूछाएगा, अनवस्था दोष आएगा। इस प्रकार से ये दोष दिया गया है। यहाँ असन्निकृष्टतया का ध्यान रखिएगा, खाली पंक्ति लगाते समय टीका में जो लिखा है उसके अनुसार अर्थ लगाइएगा। प्रथम पक्षम अवलंब्य परिहरत। प्रथम पक्ष क्या था? चैतन्य। ठीक है, तो कहते हैं प्रथम पक्ष जो है उसका अधिष्ठान कौन है? चैतन्य। तो चैतन्य में दो पक्ष रखे थे। ठीक है, दो पक्ष रखे हैं। तो मूलकार बोल रहे हैं कि चेत न चैतन्यस्य स्वयं प्रकाशस्य रथादि अधिष्ठानत्वात् प्रतीयमानम रथादि अस्ति इत्येव प्रतीयते सद्रूपेण प्रकाशमानम चैतन्यमेव अधिष्ठानम। कहते हैं उस समय जो चैतन्य है, माने अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, जहां ये श्रुति आई है वहां पर स्वप्नादि पदार्थों को दिखाकर क्या सिद्ध करती है श्रुति? इस समय पुरुष कैसा है? स्वयं ज्योति। वो आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश है। स्वप्नावस्था में जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जितने पदार्थों की प्रतीति हो रही किसी चेतन के माध्यम से, उस समय और कोई सूर्य चंद्रमा आदि तो है नहीं। तत्रायम पुरुष है स्वयं ज्योति। उस समय कैसा है कि वहां पर सभी पदार्थ जो हैं आपके स्वयं पदार्थ हैं, तो स्वयं प्रकाश हैं। तो वहां चेतन, वहां उसमें प्रतिमान जो पदार्थ कैसा है? चेतन पदार्थ है। तो स्वप्नावस्था के माध्यम से श्रुति जो वहां पर स्वयं प्रकाश सिद्ध करती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चैतन्य ही उसका अधिष्ठान। चैतन्य कैसा है? स्वयं प्रकाश है। चैतन्य कैसा अधिष्ठान बन रहा है? स्वयं प्रकाश चैतन्य बन रहा है। तो कहते हैं स्वयं प्रकाश जो चैतन्य है वही रथादि अधिष्ठानत्वात्, वही रथादि का अधिष्ठान है। कहते हैं आपने कैसे कहा? तो चैतन्य का सामान्य अंश जो है भ्रम के साथ, जैसे इदम सुक्ति का सामान्य अंश इदम जो है रजत के साथ प्रतीत होता है, तो ऐसे ही वहां पर रथादि के साथ अधिष्ठान का सामान्य अंश का भान होना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया कि प्रतिमानम रथादि माने अधिष्ठान प्रतिमानम रथादि अस्ति इत्येव प्रतीयते। कहते वहां पर प्रतिमान रथादि किस रूप से? रथो अस्ति। ठीक है, अस्थि रूप से प्रतीत होता है। इति सदरूपेण प्रकाशमानम चैतन्यमेव अधिष्ठानम। इस प्रकार से सदरूप से प्रकाशमान चैतन्य ही वहां पर अधिष्ठान माना जाता है। कहां पर? स्वप्नावस्था में। यहाँ पर दो बात का ख्याल रखिएगा, इन्होंने दो विशेषण दिया कि चैतन्य जो चेतन है वो कैसा है? स्वयं प्रकाश है। जो स्वयं प्रकाश चेतन है वही उसका अधिष्ठान होता है।
माने अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योति, इस श्रुति का ध्यान रख करके यहाँ पर कहा गया है। आइए देखिए टीका। ननु चैतन्यस्य पुरोवर्तीवत् वृत्ति औच्छिन्न ज्ञान विषयत्व अभावात् कथम अधिष्ठानता इति आशंका। कहते हैं जो चैतन्य है, चैतन्य जो है वहां पर जो चैतन्य है वो पूर्ववर्ती, जैसे वृत्ति और छिन्न ज्ञान का विषय, ये पूर्ववर्ती कैसा होता है? चैतन्य जो है पूर्ववर्ती इदमा और छिन्न चेतन, इदमाकार वृत्ता और छिन्न चेतन जो है वो अधिष्ठान बनता सुक्ति का। तो चैतन्य से पूर्ववर्ती की जय, पूर्ववर्ती ये दृष्टांत है, पूर्ववर्ती वद ये दृष्टांत है कि पूर्ववर्ती जैसे इदमा और छिन्न चेतन जो अधिष्ठान बनता है, वैसे ही यहाँ पर वृत्ति और छिन्न ज्ञान विषयत्व भावात। कहते वहां पर वृत्ति और छिन्न ज्ञान विषयता तो वहां तो है ही नहीं, कहाँ? स्वप्न अवस्था में। तो कथम अधिष्ठानता, तो इदमा और छिन्ना इदमाकारा वृत्ति और छिन्न तो होता नहीं, तो अधिष्ठान कैसे बन सकता है? जिसका उत्तर दिया कि वो चेतन स्वयं स्वप्रकाश है, उसके लिए किसी जो है वृत्ति और छिन्न चेतन या इदमा और छिन्न चेतन मिला करके चेतन बनाकर उस चेतन के द्वारा प्रकाशित हो एक देश पर आकर के, ये सब मानने की जरूरत है ही नहीं, वो तो स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश क्या कर रहे हैं? उसका स्वयं प्रकाश माने स्वयं प्रकाश अपर प्रकाश से साधारणम ज्ञायमानत्वम एवं अधिष्ठान प्रयोजकम लाघवात इति भाव। कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि स्वयं प्रकाश हो या पर प्रकाश, हमारे यहाँ ज्ञायमान जो होता है, ज्ञान की विषयता जिसमें होती है, ज्ञायमानम एवं अधिष्ठान प्रयोजकम, इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो ज्ञान का विषय बनता है वही अधिष्ठान का प्रयोजक बनता है। ज्ञान का जो है चाहे वो स्वयं प्रकाश हो अथवा पर प्रकाश हो। तो ज्ञायमानम एवं अधिष्ठान प्रयोजकम ऐसा हम अर्थ करते हैं, वो स्वप्रकाश हो अथवा पर प्रकाश, साधारण हम ज्ञायमान, ज्ञान का विषयत्व जिसमें रहता है वो अधिष्ठान का प्रयोजक बनता है। तो उस समय क्या है कि ज्ञान का चेतन का विषय बनता ही है, रथादि सभी बनते ही है, ये यहां पर कहा गया है। टीकाकार उठा रहे हैं कि ननु स्वयं प्रकाशस्यपि तस्य न तदा चिद्रूपेण भानम। कहते हैं स्वयं प्रकाश जो है, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, पाठ चलना मुश्किल, आज इतने रहने देते हैं, ठीक है? जी जो स्वामी जी, स्वामी लाइट जी चली गई, अंधेरा है, पुस्तक में अक्षर जो है जी छोटी जी लाइट जी नहीं रहा, ठीक है? ठीक है ठीक। स्वामी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम